सभी प्यारे साथियों को नमस्कार। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, इसमें हम संडे टू संडे RWKF में जो वीकली मॉक टेस्ट आता है उसका सोल्यूशन करते हैं। दोस्तों आज हो चुकी है 7 जुलाई दोस्तों, ठीक। इससे पहले जितने भी मॉक टेस्ट थे जून के, वो हमने सभी सॉल्व करा दिए। अब हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर के दोस्तों अवश्य देख लें इनको, ठीक। तो आज 7 जुलाई हो चुकी है, आज संडे है दोस्तों। तो इसमें हम सबसे पहले यूपी पुलिस री एग्जाम वाला सॉल्व करेंगे, 20 क्वेश्चन दोस्तों मैथ के, ठीक। उसके जस्ट बाद दोस्तों आपको SSC GD 2024 और 25 वाले बच्चों के लिए जो आप तैयारी कर रहे हैं उसका भी वीडियो इसी चैनल पर मिलेगा दोस्तों, ठीक। तो आपसे अनुरोध है वीडियो पूरा जरूर वॉच करें दोस्तों, ठीक। और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और प्यारा सा कमेंट करके अवश्य बताएं आपको वीडियो कैसा लगा दोस्तों। तो बिना टाइम वेस्ट किए आपको सॉल्व करते हैं, पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होते हैं 150, टोटल टाइम कितना होता है 120 मिनट का, और टोटल मार्क्स कितने होते हैं 300 नंबर के। तो यहाँ से दोस्तों टेस्ट को स्टार्ट कर लेते हैं। तो माँ सरस्वती जी का नाम लेकर के दोस्तों टेस्ट को स्टार्ट करेंगे, पहले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, तेल की कीमत में 20% की वृद्धि हुई जबकि इस पर खर्च 15% बढ़ जाता है। तेल की खपत की वृद्धि या कमी का प्रतिशत क्या होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए 2 से 3 तरीके हैं दोस्तों, तो हमको बताएंगे। तो इसमें दोस्तों जो पूछा हुआ है वो कि तेल की खपत की वृद्धि या कमी प्रतिशत पूछा हुआ है, तो इसमें कुल खर्च जो है वो मूल्य इंटू खपत के बराबर होगा। तो इसका सबसे पहला जो तरीका हुआ है, आरंभिक खर्च हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले निकालेंगे आरंभिक खर्च, तो मानना पड़ेगा जैसे हम कुल खर्च 100 मान के चलेंगे, ठीक दोस्तों। तो ये किसके बराबर होगा, 100 इंटू 100 के बराबर हो जाएगा, ठीक। तभी तो ये 100 होगा जब यहाँ पर मूल्य 10 रखेंगे और बचत यहाँ पर कितनी होगी 10, तो 10 इंटू 10 होगा, तभी तो 100 के बराबर हो पाएगा ये दोस्तों। फिर इसके बाद दोस्तों सवाल में कहा कि इस पर 15% बढ़ जाता है, यानी कि अंतिम खर्च कितना बढ़ जाता है 115 बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 115 हो जाएगा, ठीक। 115 बराबर यहाँ पर 12 हो जाएगा, ठीक, इंटू 22। दूसरी बार में हमें 22 मान के चलना पड़ेगा क्योंकि 22 की वैल्यू ही हमें पता करनी पड़ेगी। तो 22 बराबर यहाँ से हो जाएगा 115/12 हो जाएगा। फिर हम कमी यहाँ से निकालेंगे, कमी, तो कमी बराबर 10 माइनस 115 और बटे 12। तो यहाँ से 120 हो जाएगा, 120 में से 115 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 5, तो 5 बचे 12 आ जाएगा। फिर हमें परसेंट में कमी और बतानी है, तो प्रतिशत कमी बराबर होता है, प्रतिशत कमी कितने की कमी हुई है 5 की, किस पर हुई है 12 पे हुई, तो 12, यानी कि 120 जो हमने निकाला था वो जीरो से कोई मतलब नहीं रहेगा, इनटू हो जाएगा यहाँ पर कितना 100 हो जाएगा, तो 100 लिख लेंगे, ठीक। तो यहाँ पर कितना निकल के आ जाएगा 50/12। फिर और जी हल हो जाएगा तो 25/6 निकल के, तो 25/6 किसके बराबर होता है 4 सही 1/6 के बराबर होता है, ठीक। तो ये किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, कमी। तो इसकी कमी हो रही है, तो ठीक। ये बी में भी दिया हुआ है लेकिन उसमें वृद्धि लिखी है, तो वृद्धि वाला हमारा नहीं होगा, तो कमी वाला होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर दूसरा इसके बाद है, ABC का औसत वजन 65 किलोग्राम दिया हुआ है। यदि ए और बी का औसत वजन 63.5 किलोग्राम है और AC का औसत वजन 67.5 किलोग्राम है, तो ए का वजन किलोग्राम में कितना होगा। इसमें 3 लोग पहले दिए हुए हैं, कितना A B और C दिया हुआ है, तो AB प्लस B C, तीनों का पहले कितना दिया हुआ है 65 किलोग्राम तीनों का दिया हुआ है, तो हमें तीनों का लिख लेना है 65 किलोग्राम। फिर उसके बाद में बी और सी का दिया हुआ है, तो बी और सी का लिख लेंगे कितना 63.5 दिया हुआ है। फिर दिया हुआ है किसका दिया हुआ, ए और सी का दिया हुआ है, तो ए प्लस सी का लिख लेंगे कितना 67.5। तो औसत बराबर फॉर्मूला क्या होता है, योग पदों का योग बटे पदों की संख्या होता है। तो यहाँ पर कितने लोग 1 2 3 लोग हैं, तो यहाँ पर 3 से गुणा हो जाएगी, तो इनका योग निकल आएगा। फिर यहाँ पर कितने लोग हैं, बी और सी 2 लोग हैं, तो यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 63.5 में 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो यहाँ पर इनका योग निकल आएगा। फिर ये सी में भी 2 लोग हैं, तो यहाँ पर भी 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा और इनका योग निकल आएगा, तभी हम ए का बाद में निकाल पाएंगे दोस्तों, ठीक। तो 65 में 3 का मल्टीप्लाई होगा दोस्तों, आ जाएगा 195 किलोग्राम आ जाएगा, ठीक 195। फिर 63.5 में 2 की आपको मल्टीप्लाई कराने कितना आ जाएगा 127 किलोग्राम आ जाएगा। फिर 67.5 में आपको 2 की मल्टीप्लाई करानी तो हो जाएगा 135 किलोग्राम आ जाएगा, 135 किलोग्राम। तो यहाँ से ये तीनों की इतनी है और उसमें से बी और सी का इतना है और ए और सी की इतने दी है। फिर हमें ए का कैसे निकालना है, तो उसका आसान से तरीका है, यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी, तीनों का कितना दिया हुआ है 195 दिया हुआ है, तो 195 लिख लेंगे। फिर इसके बाद में हमें बी और सी का दिया हुआ कितना, बी और सी का हमें 127 दिया हुआ है,
और पहले ए और सी का दिया हुआ है, चाहे तो आप ए और सी का पहले निकाल लें, चाहे तो बी और सी का पहले निकाल लें। दोनों का किसी में से आप निकाल करके एक समीकरण में रख देंगे तो ए का निकल के आ जाएगा दोस्तों। ठीक, तो हम सबसे पहले निकालेंगे ए और सी का। तो ए ये दिया हुआ है और सी ये दिया हुआ है, तो ए सी का कितना है 135। तो इसमें से 135 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 60। तो 60 ये किसका निकल के आ जाएगा, बी का निकल के आ जाएगा, जो कि हमारा राइट आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमें कितना ए का निकालना है। तो ए का हम किस तरह से निकालेंगे, हमें इस समीकरण में मान रखना पड़ेगा, ए बी वाली में रख देंगे। ए प्लस बी बराबर कितना दिया हुआ है 127 दिया हुआ है, तो 127 लिख लेंगे। ठीक, यहाँ पर ठीक, तो हमें बी की वैल्यू रखनी पड़ेगी, बी की कितनी है 60, तो 60 यहाँ पर लिख देंगे बराबर 127 हो जाएगा। तो 127 में से 60 को माइनस करने में कितना 67, तो 67 ही ए का मान आ जाएगा। तो ए का मान ही पूछा हुआ है, तो 67 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। एक एक सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप नोट अवश्य करते चलें दोस्तों। प्रश्न नंबर तीसरा देख लेते हैं इसके बाद। पी एक कार्य का 1/2 भाग 10 दिनों में पूरा कर सकता है और क्यू उसी कार्य का 1/5 भाग 4 दिनों में पूरा कर सकता है। दोनों एक साथ मिलकर वह कार्य कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, ये पूछा हुआ दोस्तों। तो हमें लिखना है 1/2 जो है, पी जो है आधा कार्य आधा भाग 10 दिनों में पूरा कर सकते, तो बराबर में 10 ले लेंगे। तो यहाँ से ए कितने दिन लेगा, कैंची का मल्टीप्लाई होगा तो 10 दूनी कितना 20 दिन लेगा। ए अकेले कितना दिन लेगा 20 दिन लेगा, तो हमने निकाले। अब क्यू की देख लेते हैं। क्यू 1/5 भाग का है, वो कितने 4 दिन लगाता है, तो यहाँ से मल्टीप्लाई होगा 4 5 20, ये भी 20 दिन लेगा। तो आसानी से हमें पता चल चुका है, ये पी लिख लेंगे एक तरफ क्यू लिख लेंगे। तो पी कितने दिन लेता है 20 दिन लेता है, ये भी 20 दिन लेता है, इसको भी 20 लिख लेंगे। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 20। बहुत ही आसान सवाल बन गया। अब 20 एकम 20 और 20 एकम 20। उसकी बात करें, दोनों एक साथ मिलकर वह कार्य कितने दिनों में, कार्य कितना है टोटल 20, और दोनों मिल जाएंगे, एक और एक कितना हो जाएगा 2, 2 से ये भाग लग जाएगा तो 10 बार चला जाएगा, तो 10 दिन लेंगे ये टोटल, तो 10 इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर इसके बाद 4 देख लेते हैं। 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर एक्स रुपए की राशि उस समय से बढ़कर 6900 रुपये हो जाती है, जितने समय में 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 9000 रुपये की राशि बढ़कर दोस्तों 10,080 रुपये हो जाती है। एक्स का मान ज्ञात करें, तो इसमें एक्स का आपको मान ज्ञात करना है। यहाँ पर जो एक्स रुपये की राशि दी है, इसी का आप मान पूछा हुआ है। तो देख लेते हैं, इसको भी बहुत आसान तरीके से बताएंगे। तो सबसे पहले इसमें हम 10,080 में से 9,000 को माइनस करेंगे, क्योंकि ये का आय हो जाती तो ये मिश्र धन होता है दोस्तों। ठीक, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारी मूल राशि सामने आ जाएगी दोस्तों। ठीक, तो 10,080 माइनस का 9,000 कर लेंगे। ठीक, 9,000, तो इसमें से माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 1,080 आ जाएगा। ठीक, 1,080। तो हमें टाइम तो पता करना है दोस्तों। ठीक, समय दिया नहीं है इसमें। ठीक, तो यहाँ से समय निकल आएगा, तो साधारण ब्याज बराबर फॉर्मूला होता है, ये साधारण ब्याज निकल के आ गया दोस्तों। ठीक, तो साधारण ब्याज बराबर, ये साधारण ब्याज हो गया मूलधन, तो मूलधन इसमें कितना है 9,000, तो 9,000 लिख लेंगे। मूलधन गुणा दर कितनी है 4% की, तो 4 लिख लेंगे, इंटू टाइम यहाँ से निकल आएगा दोस्तों। ठीक, तो हमें अगली समीकरण में जब बना के तभी एक्स का मान पता चल पाएगा दोस्तों। जब तक कि समय नहीं पता होगा तब तक आप कुछ नहीं इसमें निकाल सकते हैं। बटे 100 हो जाएगा दोस्तों। ठीक, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो हो जाएंगे। अब 9 चौक 36 यानी 360 से ये पूरा पूरा चला जाएगा दोस्तों। ठीक, एक जीरो और ये बचा हुआ, तो इससे ये चला जाएगा। अब आप 4 से इसको सबसे पहले काटेंगे। ठीक, तो 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8 हो जाएंगे और 4 सत्ती 28, यहाँ पर 27 आ जाएगा। 9 से ये 3 बार कट जाएगा, तो टी की वैल्यू यहाँ पर कितनी निकल के आ गई 3 निकल के आ गई। ठीक, अब टी की वैल्यू हम कहाँ पे पुट करेंगे, जब फॉर्मूला लगाएंगे वहाँ पर पुट करेंगे। अगले पेज पर आपको यहाँ पर बता देते हैं। तो सबसे पहले निकालना है आपको एक्स का मान, और दर इसमें दूसरी बार कितनी दी है 5% की। समय आपने निकाल लिया था 3 वर्ष, और बटे 100 हो जाएगा दोस्तों। ठीक, और रुपए उसमें दिए थे दोस्तों 6900। ठीक, 6900 माइनस का एक्स हो जाएगा यहाँ से, तभी एक्स की वैल्यू अब यहाँ से कैंची का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से कैंची का मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 से, सबसे पहले इसको काटेंगे, 5 दूनी 10, यहाँ पर 20, तो कितना हो जाएगा एक्स, यानी कि 3x ऊपर है, 3x बटे 20 बराबर 6900 ये दिया हुआ है, और माइनस का x दिया हुआ है। अब यहाँ से x की वैल्यू आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो ठीक, कैंची का मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ पर 6900 में 2 की यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी दोस्तों। ठीक, तो कितना आ जाएगा 1,38,000 आ जाएगा। 3x बराबर 1,38,000 आ जाएगा। ठीक, 1,38,000, और इसमें से ये 20x, ये 20 की इसमें मल्टीप्लाई होगी क्योंकि मैं कैंच का, तो ये 20 हो जाएगा 20x। ठीक, अब 20x और 3x ये हो जाएगा 23x बराबर, 23x बराबर किसकी हो जाएगा 1,38,000 के बराबर हो जाएगा। ठीक, 1,38,000 के बराबर। अब ये
23 है, ठीक। 23 से ये कितनी बार कट जाएगा दोस्तों? 23 से पूरा पूरा 6 बार चला जाएगा दोस्तों, ठीक। तो 6000 इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होता है, ठीक। 6 बार ये कट जाएगा क्योंकि 23 छक्का होती है 138 होते हैं, ये 3 जीरो, तो 6000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 6000 यहाँ पर हम लिख देते हैं दोस्तों, ठीक। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, ठीक। अब प्रश्न नंबर इसके बाद 5 है। यदि एक लंबवृत्तीय बेलन की पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का अनुपात कितना दिया हुआ है? 5:7, तो इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो इस सवाल में दोस्तों आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, आंसर अपने आप आ जाएगा दोस्तों, ठीक। तो बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्र का फॉर्मूला होता है 2πr/h और बेलन का आयतन कितना होता है? πr²h। तो इन्हीं का अनुपात दिया हुआ, तो अनुपात आप बटे में लिख सकते हैं दोस्तों। तो किस तरह से बटे में लिखेंगे? 2πr/h, ठीक, बटे πr²h, ठीक। एक आर से एक आर कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, अनुपात कितना बन जाएगा? 5:7 यहाँ पर आ जाएगा। तो 2 नीचे एक ही आर बचेगी दोस्तों, ठीक, आर, और एच से एच भी कट जाएगा। अब यहाँ पर कितना बचा हुआ? 5/7 बचा हुआ। अब कैंची का मल्टीप्लाई कर दें तो आर बराबर यहाँ से निकल के आ जाएगा 14/5। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 2.8। 14/5 को क्या लिख सकते हैं? 2.8 इकाई दोस्तों। ये किस ऑप्शन में दिया हुआ? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। अब प्रश्न नंबर इसके बाद 6 देख लेते हैं। 6 किस तरह से बनेगा? निम्नांकित 5 ग्राफ 5 राज्यों ABCD और ई में युवाओं की संख्या लाखों में और रोजगार प्राप्त युवाओं की संख्या लाखों को दर्शाता है दोस्तों, ठीक। तो इसमें किसी राज्य किन्हीं राज्यों में युवाओं की संख्या 5 राज्यों में युवाओं की कुल संख्या से अधिक है। तो इसमें अधिक पूछा हुआ, देख लेंगे किस राज्य में अधिक। तो सबसे पहले हम 5 राज्यों में युवाओं की औसत संख्या निकालेंगे सबसे पहले, ठीक। तो यहाँ पर इसमें देख सकते हैं, इसमें 12 दी है दोस्तों, ठीक। फिर इसके बाद इसमें 8 दी है, फिर इसके बाद 11.5 दी है। इसमें दोस्तों आपको थोड़ा सा हल्का दिखाई दे रहा होगा, लेकिन उम्मीद है आपको साफ ही दिखाई दे रहा हो, ठीक। फिर इसके बाद में 9 है दोस्तों। इसमें जैसे नीले नीले हैं, इन्हीं में आपको नोट करते चलना है दोस्तों। तो इसमें लिख लेंगे सबसे पहले 5 राज्यों में युवाओं की संख्या लिखेंगे, औसत संख्या 5 राज्यों में। तो औसत संख्या कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी, फिर 8 हो जाएगी, फिर 11.5 हो जाएगी, ठीक। फिर 9 हो जाएगी, फिर 9, और बटे में कितना है? ये कितने 1 2 3 4 हो जाएंगे, यानी कि 5, तो 5 से डिवाइड कर देना है। तो इन सबको जोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा? 50.5 आ जाएगा, और बटे 5 से डिवाइड कर देना है, ठीक। अब 5 से डिवाइड करेंगे तो ये दशमलव से दशमलव यहाँ से हट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? 10.1 लाख। 10.1 लाख। तो ये किस में अधिक हो रहा है? ए और सी में अधिक हो रहा है। तो इसमें जो ए और सी वाला ऑप्शन होगा भाई आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया दोस्तों। काफ़ी छोटा सा प्रश्न था। प्रश्न नंबर 7 देख लीजिए, इसमें निर्देश दिया हुआ है। नीचे दी गई तालिका में वर्ष 2009 में 16 में कंपनी एक्स द्वारा उत्पादित गाड़ियों की संख्या लाखों में दर्शाया गया है। तो इसमें जो वर्ष एक तरफ दिए हुए हैं इसमें लाखों में दिखाया गया है। अब पूछा ये है दोस्तों, वर्ष 2013-14 तक उत्पादित गाड़ियों की संख्या में प्रतिशत परिवर्तन पूछा है। तो जो 13 में कितना दिया हुआ है? 300 दिया हुआ है, तो 300 लिख लेंगे। छोटा सा है तो आपको इसी बोर्ड पर बता देते हैं। और उसके बाद में 2014 में कितना दिया हुआ है? 250 दिया हुआ है, ठीक। 250 लिख। तो प्रतिशत कितना का है कि परिवर्तन पूछा हुआ है, तो कितना परिवर्तन हुआ? 50 की, यानी कि कमी हुई है 50 की। और किससे हुई है? 300 के। तो इंटू 100 कर देंगे। 2 जीरो से ये 2 जीरो अपने आप कट जाएंगे दोस्तों, ठीक। 50/3 को आप क्या लिख सकते हैं? ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 16.66। तो 16.66 इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक। कुछ नहीं था सवाल में, बस समझना था, आंसर आ जाएगा दोस्तों। माँ और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया हुआ है? 3:1 है। 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 5:1 था। अब से 41 वर्ष बाद माँ की आयु कितनी होगी दोस्तों? ये पूछा हुआ है। तो इसमें सबसे पहले आपको एक तरफ माँ लिख लेनी है दोस्तों, ठीक। और एक तरफ पुत्री दी है तो पुत्री लिख लेंगे, ठीक। तो इनका रेशियो पहले कितना दिया हुआ है? 3:1 का दिया हुआ है, तो 3:1 लिख लेंगे। आप चाहो तो एक्स भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये आसानी रहेगी सवाल को सॉल्व करने में, ठीक। क्योंकि उसमें कहा है कि 5 वर्ष पूर्व, तो जब पूर्व होता है तो माइनस कर लेते हैं, तो 3x माइनस का 5, और बटे कितना करेंगे? x है तो x, वन का कोई साथ ही नहीं रहता, क्योंकि x के साथ हमेशा वन रहता है। की संख्या में 1 का गुणा करते हैं तो उतना ही आ जाता है। तो इसमें से भी 5 को माइनस करना पड़ेगा। और अनुपात कितना दिया हुआ है? 5:1 का, तो 1 लेंगे। अब आप यहाँ से कैंची का मल्टीप्लाई करके एक्स की वैल्यू निकालें, तो एक्स की वैल्यू आसानी से यहाँ से आ जाएगी 10 आ जाएगी एक्स की वैल्यू, ठीक। तो कुछ करना नहीं है, एक्स की वैल्यू केवल निकालनी है, 10 आ जाएगी। तो 10 हमें यहाँ पर रखना है कि सबसे पहले हमें माँ की आयु पता करनी है, तो 30 आ जाएगी, 30। तो उसके बाद में कहा 41 वर्ष बाद माँ की आयु कितनी हो जाएगी? तो इसमें 41 जोड़ देंगे तो हो जाएगा कितना? 71। तो 71 वर्ष किस ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, ठीक। अब प्रश्न नंबर इसके बाद 9 है। ये तो काफ़ी आसान सा है, इसमें कुछ नहीं करना है। 12x दिया हुआ है तो 12x लिख लेंगे।
अब बराबर दिया हुआ तो बराबर लिख लेंगे। तो 19 का वर्ग अब आपको कर देना है बस, जो कि कितना होता है 361 होता है, तो 361 लिख लेंगे। अब माइनस लगा हुआ तो माइनस, अब 11 का वर्ग तो सभी को पता होता है 121 होता है, ठीक। अब यहाँ से 12x बराबर, इसमें से माइनस कर लेंगे 361 में से 121 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 240 बचेगा, तो 240 लिख लेंगे, ठीक। तो हम यहीं पर आपको काट के दिखा सकते हैं, 12 दूनी 24 होते हैं, एक ये जीरो, तो x बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा 20, जो कि किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ। काफ़ी बढ़िया प्रश्न था, छोटा ही था दोस्तों, ठीक है। प्रश्न नंबर इसके बाद 10 देख लेते हैं। प्रथम 13 प्राकृतिक संख्याओं की घनों की औसत क्या होगी, इसमें औसत पूछा हुआ है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है n+1 अपॉन 4 दोस्तों, ठीक। और इसी का हो जाएगा वर्ग, तो इसी पर आप आंसर ला सकते हैं दोस्तों। तो n की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 13 है, तो 13 लिख लेंगे, क्योंकि 13 प्राकृतिक संख्याओं का पूछा हुआ है। फिर n की वैल्यू कितनी है 13, 13 में एक जुड़ जाएगा, यानी कि 13+1, तो यहाँ पर लिख लेंगे 13 प्लस का 1, जैसा कि फॉर्मूला है वैसे ही आधार पर करते चले जाएंगे। तो यहाँ पर कितना है 13 इंटू, यहाँ पर हो जाएगा 13 में एक जगह 14, और उस पर वर्ग और लगा हुआ, तो 14 इंटू 14 दो बार होगा, और यहाँ पर 4 बटे में है तो 4 नीचे ले दें। अब 2 से इसको काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 7 14 हो जाएंगे। फिर यहाँ पर ये 2 से कट सकता है 7 बार, ठीक दोस्तों, 7 बार। अब 13 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 13 इंटू 7 हो जाता है 637, तो 637 ही इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक। कुछ नहीं करना था, गुणा करना था, आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों, ठीक। अब प्रश्न नंबर इसके बाद 11 देख लेते हैं, ये बोर्ड मास पर बनेगा दोस्तों। तो ये अगला जो सवाल है दोस्तों, ये बोर्ड मास पर है, काफ़ी आसान सा प्रश्न है, तो इसको हमें आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, ये आप खुद भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बोर्ड मास नियम का भी फॉर्मूला लगेगा, BOD MAS दोस्तों, ठीक। यहाँ पर ये डी है, तो इसी बोर्ड मास पर आपका आंसर रहेगा। सबसे पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करें, फिर ऑफ काकी को, फिर डिवाइड को, फिर मल्टीप्लाई को, फिर ऐड को, फिर सब्ट्रैक्ट को दोस्तों, ठीक। तो इसी पर आपका आंसर आ जाएगा। काफ़ी छोटा सा प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर मैंने 97 यानी कि 4 हो जाएगा दोस्तों। तो 4 जब हो जाएगा तब दोस्तों उसमें आएगा माइनस, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ना कि सी होगा, ठीक दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर इसके बाद 12 देख लेते हैं। अंकित मूल्य पर 5,040 रुपये वाली वस्तु को 40% छूट पर बेचने से एक व्यापारी को 20% का लाभ होता है, तो लाभ राशि यानी रुपए में ज्ञात करनी है आपको। तो इसका भी एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, जो CP होता है, CP बराबर 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, और बटे में जो हो जाता है वो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, यानी कि जो कि सवाल में दिया होगा वही लिखना पड़ेगा। प्रॉफिट दिया है तो प्रॉफिट, और माइनस करके लॉस दिया हुआ है तो लॉस, और बटे में यहाँ पर ऊपर CP हो जाएगा, नीचे MP हो जाएगा, तो MP लिख लेंगे, ठीक। इसी फॉर्मूले पर आपका मान आएगा। देखें दोस्तों किस तरह से ये फॉर्मूला लगता है। तो CP हमें यहाँ से पता करना है, तो CP को CP ही लिख रहा रहने देंगे। MP हमें कितना दिया हुआ, नहीं कि अंकित मूल्य कितना दिया हुआ 5,040 दिया हुआ, तो 5,040 ले लेंगे, ठीक। 5,040 अब बराबर लगा हुआ है, तो 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट कितना दिया हुआ है 40% की छूट दी है, तो 100 में से 40 जाएगा, 60 बचेगा, तो 60 ले लेंगे। एक एक स्टेप आपको समझाते चलते हैं दोस्तों, तो आप समझ में आ जाएगा। फिर 100 प्लस का प्रॉफिट इसमें का है कितने का 20, तो 100 में जुड़ जाएगा 120 हो जाएगा, ठीक। अब 60 से ये कितनी बार कट जाएगा, 60 दूनी 120, अब 2 से ये कट जाएगा दोस्तों, तो 2 से ये कितनी बार कट जाएगा, तो आ जाएगा 2,520। अब इसी पे हमें कितना कहा है कि 20% का लाभ होता है, तो इसका लाभ देख लेते हैं। तो इसी पर जो हमने CP निकाला था 2,520 निकाला था, तो यहाँ से 0 से 1 जीरो कट जाएगा, 1 0 से 1 जीरो, तो 252 दूनी कितना होता है 504, तो 504 ये आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया दोस्तों, ठीक। अब प्रश्न नंबर इसके बाद 13 देख लेते हैं। एक आदमी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, प्रति किलोमीटर वह 2 मिनट का विश्राम लेता है, 5 किलोमीटर की दूरी तय करने में वह कितना समय लेगा दोस्तों। तो ये भी काफ़ी बढ़िया प्रश्न है, इसमें देख लेते हैं कितना जाता है। 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, और 2 मिनट विश्राम भी कर रहा है, और 5 किलोमीटर की दूरी तय करने में वह कितना समय लगाएगा। तो इसमें मेन बात जो है दोस्तों वह कहा है कि 2 मिनट का विश्राम लेता है, तो 10 किलोमीटर की चाल से ज़्यादा 5 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, तो वह कुल 4 बार दोस्तों विश्राम करेगा, और उसमें कहा है कि हर मिनट 2 मिनट का विश्राम करता है, तो कुल कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 हो जाएगा दोस्तों, ठीक। तो 8 यानी कि यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई होगा दोस्तों, ठीक, तो 20 आ जाएगा, ठीक। 20 क्योंकि यहाँ पर 5 लिखा हुआ तो गलती से लिख गया था, यहाँ पर 20 हो जाएगा, ठीक। फिर हमें करना क्या है, यानी कि चाल कितनी दी है 10 दी है, तो 10 ले लेंगे। उसके बाद दूरी कितनी दी है 5 दी है, तो 5 लिख लेंगे। यहाँ से समय निकल के आ जाए, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, यानी 5 बटे 10 हो जाएगा, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कि आधा घंटा।
तो आधा घंटा यहाँ से आ गया, हमें कुल समय पूछा हुआ है दोस्तों, ठीक। और 20 मिनट यहाँ से, तो आधा घंटा यानी 30 मिनट यहाँ से, तो कुल कितनी मिनट लगेंगी, 50 मिनटें लगेंगी दोस्तों। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। तो उम्मीद करती है आपको समझ में आ गया। प्रश्न नंबर 14 है, कोई निश्चित राशि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए निवेशित की जाती है, तो वह बढ़कर कितनी हो जाती है, 1543.50 रुपये हो जाती है। राशि रुपए में ज्ञात करें। तो प्रश्न नंबर 14 जो है दोस्तों, वो इसी सूत्र पर बन जाएगा, जो कि सूत्र बहुत ही पुराना है, जो आप कक्षा 8 से पढ़ते चला जाए दोस्तों, ठीक। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है मूलधन 1 प्लस दर यानी कि 100 यानी कि टी, यहाँ पर समय दिया होता है। तो इसी में हमें चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया हुआ है, बढ़कर रुपये कितना हो जाता है, 1543.50 हो जाता है दोस्तों, ठीक। अब यहाँ से हमें मूलधन को पता ही करना है। अब 1 प्लस दर इसमें कितनी दी है, 5 की दी है, तो 5/100 लिख लेंगे। यहाँ पर टी समय कितना दिया हुआ है, समय 2 वर्ष का दिया है, तो 2 लिख लेंगे। 5 से इसको काटेंगे, 5 तो नहीं 10, तो 1/20 यहाँ पर हो जाएगा। तो इसको ऐसा ही लिखा रहने देंगे, यहाँ पर मूलधन बराबर 20 एकम 20, और ये कितना हो जाएगा 21, 21/20। और ये कितनी बार होगा, 2 बार, जितनी पावर लगी होती है उतनी बार हो जाता है दोस्तों, ठीक। अब यहाँ पर 1543.50 लिखा हुआ है, तो 50, अब ये बराबर लिखा हुआ है, ठीक। अब आप सबसे पहले यहाँ पर एक समीकरण बनेगी, यहाँ पर कैंची का मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा दोस्तों, ठीक। आप चाहें तो पहले यहाँ से भी काट सकते हैं, नहीं तो पूरी समीकरण ही बना के फिर काटना पड़ेगा। तो जब आप कैंची का मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, तो ये आ जाएगा 543, ये दशमलव यहाँ पर हट जाएगा दोस्तों, ठीक है, 0 से 0 पहले ही कट जाएगा। तो जब आप इस कैलकुलेशन को हल कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों, ठीक, जो कि कितना आएगा 1400, ठीक। तो 1400 किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ठीक है। प्रश्न नंबर इसके बाद 15 देख लेते हैं। एक आयताकार कमरे का क्षेत्रफल 60 मीटर स्क्वायर और परिमाप कितना दिया हुआ है, 34 मीटर है। आयताकार कमरे की विकर्ण की लंबाई एक वर्ग की भुजा के बराबर है, उस वर्ग का परिमाप मीटर में ज्ञात करें। तो सबसे पहले आयताकार कमरे का क्षेत्रफल दिया, यानी कि लंबाई इंटू चौड़ाई होता है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 60 दिया हुआ, तो 60 ले लें। परिमाप क्या होता है, 2 कोष्टक L+B, इसका भी मान हमें कितना दिया हुआ है, 34 दिया हुआ, तो 34 ले लेंगे। यहाँ पर कोष्टक को बंद हो जाएगा, 2 से ये कट जाएगा 17 बार, तो L+B की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 17। तो हम लिखेंगे यहाँ पर फॉर्मूला L+B, इसका वर्ग करेंगे, यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई का यहाँ पर वर्ग होगा, जो किसके बराबर होता है, L² प्लस का B² और प्लस का 2LB, इसके बराबर होता है दोस्तों। तो यहाँ से L+B की वैल्यू कितनी दी हमने निकाली, 34, यानी 17 निकाली दोस्तों, ये कट गया था 17 में 34, तो 17 का यहाँ पर वर्ग हो जाएगा, तो 17 का वर्ग ले लेंगे, जो कि कितने होता है 289, इसको बाद में लिखेंगे। तो L² और B² की वैल्यू हमें पता करनी है दोस्तों, इसको ऐसा ही लिखा रहने देंगे, ठीक। फिर 2 लिखा हुआ, तो L×B की वैल्यू हमने गुणा में कितनी दी है, 60 दी है, तो यहाँ पर 60 ले लेंगे। बस हमारा सभी मान रख चुके हैं दोस्तों। अब यहाँ पर केवल हमें इसका वैल्यू पता करना है दोस्तों, ठीक। तो 17 का वर्ग यहाँ पर अब लिखेंगे, कितना होता है 289, तो 289 लिख लेंगे। यहाँ पर L² लिखा हुआ है और B² लिखा हुआ है, ठीक, B²। अब यहाँ पर 60 दूनी कितना होता है 120, तो 120 जो है इसमें से माइनस हो जाएगा 289 में, तो L² और B² की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी दोस्तों। तो 289 में तो 120 को माइनस किया था दोस्तों, कितना निकल गया 169 निकल के आ गया था, तो जो कितने का होता है, जो 13 का होता है दोस्तों, ठीक। तो इस पर अंडर रूल लग जाएगा, ठीक, इस पर अंडर रूल लग जाएगा, तो L+B की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी दोस्तों, ठीक। कितनी आ जाएगी 13, तो 13 जो आ जाएगी, तो उसमें परिमाप पूछा हुआ, तो परिमाप कितना होता है, वर्ग का 4a के बराबर होता है, तो भुजा कितनी है 13, तो 13 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, 13 × 4, तो 13 चौको कितने होते हैं 52, तो 52 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया दोस्तों, हमने आपको बहुत ही आसान तरीके से बताने का प्रयास किया दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। प्रश्न नंबर इसके बाद 16 देख लेते हैं। इसमें निर्देश दिया हुआ है, दिए गए वृत्त क्षेत्रफल यानी कि चित्र एक मोटरसाइकिल को बनाने में लगने वाला व्यय डिग्री को दर्शाता है। तो ये पूरा जो चक्कर होता है कितने के बराबर होता है, ये 360 के बराबर होता है दोस्तों, ठीक। तो ये 360 के बराबर होता है, ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप इसका आंसर निकाल पाएंगे दोस्तों। और सवाल में पूछा हुआ है, यदि कुल खर्च कितना 60,000 रुपये है, तो गद्दी पर किया गया व्यय रुपये में क्या होगा, यानी कि गद्दी पर वो व्यय जो किया है उसका मान पूछा हुआ दोस्तों, ठीक। तो इस डायग्राम में जो गद्दी की वैल्यू दी है वो कितनी दी है, 12 डिग्री दी है, तो इसी 12 डिग्री का मान हमें पता करना है। तो 300 कुल जो मान दिया हुआ वो 360 दिया यानी होता है, और सवाल में कितना दिया हुआ है 60,000 दिया हुआ, तो 60,000 लिख लेंगे, ठीक। तो 60,000 लिख लेंगे। तो हमें 12 डिग्री की वैल्यू बतानी है, तो 1 डिग्री की वैल्यू पहले हम पता करेंगे सबसे पहले, तो 60,000 × 360, और मैं कितने की वैल्यू बतानी है 12 डिग्री, तो 12 का यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 से 3 कितने होते हैं 36,
तो ये एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। ठीक, अब 3 से ये कट जाएगा, 3 दूनी 6, तो 2000 इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया हो दोस्तों। ठीक, अब प्रश्न नंबर इसके बाद अगला देख लेते हैं। यहाँ पर प्रश्न नंबर 17, इसका व्यंजक का मान आपको पता करना है। काफ़ी बढ़िया प्रश्न है, छोटा सा भी है, ये भी बोर्ड मास पर होता है। यहाँ पर भाग लगा हुआ तो एक जीरो से एक जीरो ये कट जाएगा दोस्तों। ठीक, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 180 ही बचेगा। यहाँ पर इसमें से माइनस करेंगे 12 बचेगा, और यहाँ पर माइनस हो जाएगा दोस्तों। ये कितना है, 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 में 2 का गुणा होगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको 6 लिख देना है दोस्तों। ठीक, अब 12 में से 6 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 6, 6 से ये कितनी बार कट जाएगा, 6 नहीं हटा रहेंगे, 30 इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक, केवल पेन उठाने की भी जरूरत नहीं थी दोस्तों, माइंड में ही सॉल्व हो जाता है। प्रश्न नंबर 18, एक फर्नीचर दुकानदार अपने ग्राहकों को सामान की अंकित मूल्य पर 16% की छूट देता है, और फिर भी उससे 20% का लाभ मिलता है। उस डाइनिंग टेबल का अंकित मूल्य क्या है जिसका क्रय मूल्य दिया हुआ 11,900 रुपये दिया हुआ है। तो देख लेते हैं इसको भी। ये क्रय विक्रय चैप्टर यानी प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर से है दोस्तों। तो कितने रुपए पर वो लाभ कमाता है, लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर हुआ करता है दोस्तों। ठीक, 11,900 दिया हुआ है। ठीक, तो कितना लाभ कमाता है, 20%, इस पर निकाल लेंगे 20, 120/100, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे। 119 की 20 में यानी कि 120 में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 14,280 आ जाएगा दोस्तों। ठीक, ये क्या है, ये SP आ गया दोस्तों। ठीक, तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, अंकित मूल्य पता करना है। इसमें कहा है कि अंकित मूल्य कितना होगा इसका, तो यहाँ पर लिख लेंगे सबसे पहले MP। और अंकित मूल्य पर छूट कितने की देता है, 84 की देता है, क्योंकि छूट हमेशा अंकित मूल्य पर ही दी जाती है। तो 100 में से 16 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 84। तो इसी 84 पार्ट की वैल्यू हमें पता करनी है, बटे 100 हो जाएगा, और बराबर में कितना हो जाएगा, ये हमने जो निकाला था 14,228, 14,228, तो इसको बराबर लिख देना है। ठीक, अब आपको 84 से पूरा पूरा कितनी बार कट जाएगा, 17 बार कट जाएगा दोस्तों। ठीक, तो 17 यानी कि 170 बार, और ये एक जीरो है 2, तो 17,000 इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक, उम्मीद करती है आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक, काफ़ी बढ़िया प्रश्न था। प्रश्न नंबर 19 है, यदि एक ट्रेन की चाल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि की जाती है तो उसे 360 किलोमीटर की यात्रा करने में 3 घंटे कम समय लगता है। उसकी बढ़ी हुई गति आपको किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है। तो इसमें 3 घंटे जो कम समय दिया हुआ है, यही दोस्तों कम और अधिक जब सवाल में लगा होता है तो हम सवाल को अंतर से कर लेते हैं। तो इसमें चाल कितनी दी है, 10 किलोमीटर की, और उसमें कह रहे हैं कि वृद्धि और हो जाती है दोस्तों। तो पहले 10 हो जाती है, फिर 10 में वृद्धि हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी, x+10 हो जाएगी। तो x+10 हो जाएगी। तो जो समय दिया हुआ है उसको हम इस तरफ ले लेंगे, 3 घंटे 10 समय, और समय बराबर क्या होता है, दूरी, दूरी बटे चाल। तो सबसे पहले मैं दूरी कितनी है, 360 की है, तो 360 ले लेंगे, और दूरी पहले कितनी है, x, फिर उसमें वृद्धि हो जाती है, अंतर करेंगे, फिर समय बराबर दूरी कितनी है, 360, और बटे x प्लस कितना हो जाएगा, 10, तो x+10। अब आप इसमें ऑप्शन का सहारा लेके दोस्तों इस सवाल केवल समीकरण को हल करने हैं। ऑप्शन आप सबसे पहले 40 उठाएंगे, तो 40 ही इसका राइट आंसर होगा। 40 यहाँ पर रखेंगे, इसमें से काटेंगे तो 3 अगर बराबर में आ जाता है दोस्तों, नहीं तो आप इसको बहुत ही बड़ा सवाल बन जाएगा। ये दोबारा समीकरण बनेगा तब कहीं जाकर x की वैल्यू निकल आएगी दोस्तों। हमने आपको एक ही स्टेप में बता दिया दोस्तों। अब प्रश्न नंबर इसके बाद 20 देख लेते हैं। AB का आय का अनुपात कितना दिया हुआ है, 3:4, और उनके खर्च का अनुपात दिया हुआ है 9:5 है। यदि ए की आय बी के खर्च के 3 गुने के बराबर है तो ए बी की बचत का अनुपात क्या होगा। तो बचत बराबर क्या होता है, तो बचत बराबर होता है आय माइनस खर्च, यानी कि आय में से जब आप खर्च को घटाएंगे तभी आप बचत निकाल पाएंगे। तो इसका रेशियो कितना दिया हुआ है, ए दिया हुआ है और बी दिया हुआ है। इन्हीं का रेशियो कितना दिया हुआ है, 3:4 के अनुपात में दिया हुआ है। आप चाहो तो एक्स लगाएंगे, क्योंकि एक्स जब सवाल में लग जाता है तो सवाल आसान बन जाता है। फिर इसके बाद खर्च लिखेंगे। खर्च जब हमने इसको बाई एक्स मान लिया है तो इसको बाई मानेंगे, तो खर्च में लिखेंगे खर्च का अनुपात दिया हुआ है 9/अनुपात, 9/अनुपात कितना दिया हुआ है, 5/, तो 5/, लिख देंगे। ठीक, अब ए की आय जो है वो 3 गुने के बराबर है बी के खर्च के, तो ये कैसे बनेगा, यानी ए की जो आय है, ए की आय बराबर कितना होगा, 3 × बी के किसके बराबर होगी, इस सवाल में कहा गया है बी का खर्च के बराबर होगी दोस्तों। तो बी का खर्च लिख लेंगे यहाँ पर, बी के खर्च के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से समीकरण जो बनेगी 3x बराबर 3 × 5/, बी का खर्च कितना दिया हुआ 5/। अब यहाँ से जो x की वैल्यू हमें निकालनी है, 3x बराबर 15 हो जाएगा, 5×3 = 15, ये 3 है दोस्तों, इसका मल्टीप्लाई हो 5×3 = 15, तो 3×5 = 15 होते हैं दोस्तों, ये 1 है ना कि 7, तो x की वैल्यू यहाँ से 5 निकल के आ गई दोस्तों। ठीक,
एक्स की वैल्यू यहाँ से 5 निकल के आ गई। अब इसको अगले पेज पर आपको बता देते हैं। जब एक्स की वैल्यू हमने 5 बाई निकाल ली है दोस्तों, ठीक, क्योंकि बाई और लगा था। फिर हमें ए की बचत बटे बी की बचत, तो 3x माइनस 9 बाई हो जाएगा, ठीक। 3x माइनस 9 बाई बटे 4x माइनस 5 बाई। अब इसी में हमें एक्स की वैल्यू जो हमने निकाली थी कितनी आई थी, 5 बाई। बस आपका आंसर आने वाला है 3 × 5 बाई यहाँ पर लिखेंगे, और माइनस का ऊपर कितना है 9 बाई, तो 9 बाई लिख लेंगे। अब बटे यहाँ पर 4x लिखा हुआ है, तो 4x की वैल्यू कितनी है 5 बाई, तो 5 बाई लिखेंगे। माइनस का 5 बाई पहले से दिया हुआ है, 5 बाई से ये 5 बाई कट जाएगा, ठीक। तो ऊपर कितना बचेगा दोस्तों, 9 में से अब 3 को माइनस करें, ऊपर 6 बाई बचेगा, केवल 6 बाई। और नीचे कितना बचेगा, नीचे केवल 5 बाई ही बचेगा, तो 5 बाई लिख, यानी 15 हो जाएगा दोस्तों। नीचे 15 बाई हो जाएगा। अब ये किससे कटेगा, 3 से, 3 दूनी 6 और 3 पंचे 15। तो इसी का रेशियो पूछा है, तो रेशियो कितना हो जाएगा 2:5। यही इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। ये देखते हैं किस ऑप्शन में दिया हुआ है। ये ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ठीक। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया। तो 20 के 20 क्वेश्चन बन चुके हैं दोस्तों। अगली जो वीडियो आएगी वो RWA के मॉक टेस्ट गणित के 20/20, ये 7/7/2024, यानी SSC GD वाले बच्चों के लिए आएगी दोस्तों। तैयार हैं, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।